हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको होता है कि यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद या और भी जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए सामान्य विज्ञान का जो क्रैश कोर्स है वो चल रहा है और ये पार्ट नंबर 6 है। क्रैश कोर्स में क्या होता है आपको होता है कि ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं मिलते, लेकिन जो भी क्वेश्चन मिलते हैं वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये चैप्टर 6 विद्युत धारा है। इसके पहले 5 चैप्टर मैंने करवा दिया है और प्लेलिस्ट में मैंने सारे के सारे जो चैप्टर्स है वो ऐड कर दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि सामान्य प्रतिदीप्त बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं, क्यों? तो दोस्तों ये अधिक ऊर्जा दक्ष क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में कम दाब पर आयनीकृत गैसें भरी होती है तथा उसके आंतरिक आवरण पर फास्फोरस का लेप होता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होने पर अधिक चमक वाला प्रकाश जो है उत्पन्न होता है और यह लगभग 20 से 25% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। देखो विद्युत उपकरणों में अगर हम बात करें अर्थ के बारे में, तो अर्थ का जो बेसिकली उपयोग होता है वो सुरक्षा के लिए किया जाता है। अर्थ का कनेक्शन करने से विद्युत उपकरण जो होता है वो जीवित परिपथ से संबद्ध होने से पहले पृथ्वी से जुड़ते हैं, जिससे अतिरिक्त वोल्टेज का नियंत्रण हो सके तथा उपकरण जलने से बच जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है सुरक्षा के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पर कह रहा है कि मेंस विद्युत परिप्रदाय में फ्यूज का प्रयोग सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो पढ़ते हैं तो पहला कह रहा है कि मेन स्विच से या समांतर श्रेणी में जुड़ा होता है, तो ये गलत है भाई। अगला कह रहा है यह मुख्य रूप से रजत या चांदी मिश्र धातु से बना होता है, तो ये भी गलत है भाई। अगला कह रहा है इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, जो फ्यूज होता है उसका जो गलनांक है वो निम्न होना आवश्यक है। जी हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों सर्वाधिक विद्युत चालकता वाले तत्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चांदी है, तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चांदी जो है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। इसके अलावा दोस्तों जिन पदार्थों की विद्युत रोधकता अत्यंत निम्न होती है उन्हें सुचालक के रूप में जाना जाता है। तांबा, एल्युमिनियम, लोहा आदि की तुलना में चांदी जो होता है उसकी विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा होती है। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो कह रहा है यहाँ पर मानव शरीर की विद्युत प्रतिरोधकता यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितनी होती है शुष्क स्थिति में? तो यहाँ पर अगर हम बात करें मानव शरीर की प्रतिरोधकता शुष्क स्थिति में 10⁵ ओम, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी 10⁵ का मतलब क्या होता है, एक के आगे 5 जीरो लगा दो, यानी कि 1,00,000 ओम जो होती है वो होती है। और आर्द्र स्थिति, ये तो देखो शुष्क स्थिति की बात हो गई, लेकिन कभी कभी आपसे आर्द्र स्थिति में पूछा जाता है तो आपका 10⁵ होता है। कितना होता है? 10⁵ ओम होता है, समझ के? तो यहाँ पर आप ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? दोस्तों जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप जो है सामान्यतः 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्युत बल्ब में टंगस्टन, आपको पता है टंगस्टन धातु का जो है तंतु यानी कि फिलामेंट लगा होता है और बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित किए जाने पर तंतु का जो ताप है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से, ये देखिए याद रखिएगा, 1500 से लेकर के 2700 तक हो जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन इसके बीच में अगर इसका क्राइटेरिया देखा जाए तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही बैठता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा टंगस्टन का जो गलनांक कई बार पूछा गया है तो 3410 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो बिल्कुल आप लोग इसको याद रखिएगा, टंगस्टन का क्या होता है, गलनांक होता है। चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होते हैं, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग दोस्तों बेसिकली किया जाता है किसको? एसी वोल्टेज को घटाने व बढ़ाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन है। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलने वाली मशीन है वो आपकी क्या है? विद्युत मोटर है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्युत मोटर जो होता है वो एक विद्युत यांत्रिक मशीन होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें डायनेमो के बारे में तो इसी का उल्टा काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, इसका काम क्या होता है? एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने में इसका काम आता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है बिजली के 3 पिन में सबसे लंबी
जो पिन बिजली के 3 पिन प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। तो दोस्तों सबसे लंबी पिन जो होती है उसको आधार से जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे हों। तो दोस्तों आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे बेसिकली आपके क्या होते हैं, समान विभव पर होते हैं। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि एक तार के प्रतिरोध के विषय में क्या कौन सा गलत कथन है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला कह रहा है यह तार की धातु पर निर्भर करता है प्रतिरोध। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही कथन है। अगला कह रहा है यह तार की लंबाई के सीधे समान अनुपात में होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगला कह रहा है कि यह तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के समानुपाती होता है। नहीं भाई, यह तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो ऑप्शन जो है वो गलत कथन है। तो ऑप्शन सी पर हम लोग टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि ताप में वृद्धि के साथ तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि धारावाहक चालक किससे संबद्ध होता है। तो दोस्तों धारावाहक चालक जो होता है वो आपके विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबद्ध होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। धारावाहक चालक यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, ऐसे पदार्थों को कहते हैं जिनसे विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित हो जाए, जैसे चांदी, तांबा, ये सारे धारावाहक चालक होते हैं। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक मैंने अभी आपको पीछे बताया था। और जब इन धारावाहक चालकों से विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इनके चारों ओर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। समझ गए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी दंड चुंबक यानी बार मैग्नेट को दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों अगर किसी दंड चुंबक को दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर बेसिकली प्रभाव क्या पड़ेगा, ये अपरिवर्तित रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि सिलिकॉन क्या है। मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल है। सिलिकॉन जो होते हैं वो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं और सेमीकंडक्टर के निर्माण में सिलिकॉन का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है। दोस्तों विद्युत परिष्करण यानी कि इलेक्ट्रोफाइनिंग के दौरान जो विशुद्ध धातु है वो कहाँ पर एकत्र होती है, वो होती है दोस्तों आपके कैथोड पर, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो आपसे कह रहा है प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। दोस्तों प्रकाश विद्युत सेल जो होता है वो आपका प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश विद्युत सेल यानी कि फोटोवोल्टिक सेल या सोलर सेल जो होता है एक विद्युत उपकरण है जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। प्रकाश विद्युत सेल सूर्य अथवा किसी अन्य प्रकाश ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 कह रहा है जो पदार्थ उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं। दोस्तों जो पदार्थ उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं, बेसिकली वे आपके कहलाते हैं अर्धचालक। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो आपका कूलाम है, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्ज के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो आपका कूलाम है। आवेश भी जो आपके होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका धनात्मक आवेश, एक आपका ऋणात्मक आवेश। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है सामान्य दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप कितना होता है। दोस्तों सामान्य दाब यानी कि वायुमंडलीय दाब पर किसी अतिचालक द्वारा अधिकतम जो ताप होता है वो 138 केल्विन होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अधिकतम ताप वाला अतिचालक एक सेरेमिक पदार्थ है जिसमें मरकरी, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर आदि ऑक्सीजन जो है ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि तड़ित चालक बनाने में प्रयुक्त धातु है। तो दोस्तों तड़ित चालक बनाने में जो प्रयुक्त धातु है वो आपका लोहा और तांबा है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो आपसे कह रहा है यहाँ पर अतिचालक का लक्षण है। तो दोस्तों अतिचालक के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों अतिचालक का अगर बात करें तो ये शून्य प्रतिरोधकता वाला होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे पदार्थ या धातु जिसमें एक निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है वो अतिचालक यानी कि सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। एल्यूमिनियम, पारा, सीसा ये सारे आपके अतिचालक होते हैं।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। देखो अगर प्रत्यावर्ती यानी कि AC को DC में बदलने की बात करें तो आपका दिष्टकारी हो जाएगा, लेकिन अगर आपका क्या बोलते हैं DC से AC में बदलने की बात किया जाए तो आपका वो क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं आपका इन्वर्टर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। दोस्तों बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रेगुलेटर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो आपसे कह रहा है किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर, दोस्तों किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अगर गर्म किया जाए तो क्या होता है, वो बेसिकली आपका घटता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं। दोस्तों विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण जो होता है आपका वो संधारित्र होता है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 की तरफ। तो कह रहा है निम्नलिखित में सबसे अच्छा रोधक यानी कि इंसुलेटर कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें निम्नलिखित में सबसे अच्छा रोधक या इंसुलेटर जो है वो आपका कांच है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि मैं आखिरी में कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देता हूँ, जैसे कि ऐसे कुछ आपके उपकरण जिनसे क्या क्या चीज़ें उपयोग होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर दिया गया है, इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग होता है विद्युत धारा की प्रबलता को ये मापने वाला आपका यंत्र होता है। याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर से हम लोग विद्युत धारा की प्रबलता को मापते हैं। उसके अलावा ग्रेवीमीटर दिया गया है। ग्रेवीमीटर क्या होता है दोस्तों, पानी के अंदर तेल की उपस्थिति का पता लगाने वाला ये यंत्र होता है। इसके अलावा दोस्तों आपका गायरोस्कोप दिया गया है। गायरोस्कोप क्या होता है, या जायरोस्कोप भी बोलते हैं, गायरोस्कोप भी बोलते हैं। ये घूमती हुई वस्तु की इसकी गति जो है ज्ञात करने वाला यंत्र होता है। घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करने वाला यंत्र आपका जायरोस्कोप होता है। और आपका हाइड्रोमीटर की अगर हम बात करें दोस्तों, हाइड्रोमीटर यहाँ पर दिया गया। तो हाइड्रोमीटर क्या होता है दोस्तों, ये द्रवों की आपेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें हाइड्रोफोन के बारे में। तो हाइड्रोफोन क्या होता है दोस्तों, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने वाला एक प्रयुक्त उपकरण होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप चाहो तो इसको बाद में भी रिपीट कर सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ शेयर करो, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ सके। अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप तो इतना सपोर्ट हमें कर ही सकते हो। दोस्तों अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट पार्ट में।